अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड को डिस्कस करेंगे। कल हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को सॉल्व किया था। आज हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को सॉल्व करेंगे। अपना पूरा जो क्वेश्चन बकिया क्वेश्चन है उसको हम हल करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहला जो हेड है हमारे पास, परचेज ऑफ फिक्स एसिड 10,000 रुपीज़ माइनस में। अच्छा देखिए यहाँ पे W3 लिखा हुआ है, वर्किंग थ्री चल के देख लेते हैं। वर्किंग थ्री में सबसे पहले कैलकुलेशन फॉर फिक्स एसिड, परचेज और सोल्ड की हेडिंग डालेंगे। फिर उसके बाद देखिए एक BD का बैलेंस आ रहा है, एक CD का बैलेंस आ रहा है। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में चल के देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन की बैलेंस शीट में फिक्स एसिड्स के साथ साथ बैलेंस शीट में इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन की अमाउंट दी जा रही हो, फिर हम इसकी वर्किंग करते हैं और अपने एसिड्स की परचेज अमाउंट या सेल अमाउंट निकालते हैं। देखिए यहाँ पे 2020 में फिक्स एसिड्स की अमाउंट बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, यानी हमने फिक्स एसिड्स को परचेज किया है। और फिक्स एसेट 2019 की जो अमाउंट है उसको 50,000 रुपीज़ इसको BD में रखेंगे और 55,000 की जो अमाउंट है 2020 की इसको CD में लेंगे, यानी राइट साइड की तरफ लेंगे। फिर उसके बाद जो इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन की अमाउंट ली हुई है इसको क्रेडिट साइड की तरफ लेंगे। जाहिर सी बात है, फिक्स एसेट जो है डेबिट अकाउंट है और डेप्रिसिएशन जो है इसमें लेस होता है, तो हम इसको क्रेडिट साइड की तरफ लेंगे, यानी राइट साइड की तरफ ले गए। फिर हमारा जो बैलेंस आ रहा है इस टी अकाउंट में वो डेबिट साइड की तरफ आ रहा है 10,000 रुपीज़। इट्स मीन्स ये हमने फिक्स एसेट परचेज किए। अगर यहाँ पे बैलेंस राइट साइड की तरफ आ जाता तो इसका मतलब ये होता कि हमने फिक्स एसेट सेल किए हैं, फरोख्त किए। तो हम ये फिक्स एसेट्स जो 10,000 रुपीज़ की अमाउंट आई है बैलेंस में, इसको हम परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स करके 10,000 रुपीज़ माइनस में ले लेंगे। देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर अगर एसेट्स जो है वो परचेज हो रहे होते तो उसको हम अमाउंट को माइनस में लिखते हैं। अगर एसेट्स जो है सेल हो रहे होते तो हम उसको प्लस में ले रहे होते। देखिए उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में दूसरा जो हेड है सेल ऑफ अदर एसेट्स 3,000 रुपीज़। ये क्वेश्चन की बैलेंस शीट में अगर अदर एसेट्स को देखा जाए 2020 में तो कम हुए। इट्स मीन्स हमने जो अदर एसेट्स की थे वो हमने सेल किए, इस वजह से कम हो गए करंट ईयर में। और कितने के सेल किए? 3,000 रुपये के सेल किए, इसलिए हम सेल ऑफ अदर एसेट्स लिखेंगे और यहाँ पे 3,000 रुपीज़ लिख देंगे। अगर मैं क्वेश्चन की बैलेंस शीट में अदर एसेट्स के जो अमाउंट है 2020 में वो 10,000 रुपीज़ कर दूँ तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए आंसर में चल के देख लेते हैं। देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में यहाँ पे परचेज ऑफ अदर एसेट्स लिखा हुआ आ गया है और माइनस में फिगर आ गई है 2,000 रुपीज़। ये मैंने सारे लिंक दिए हुए फॉर्मूले, एक अमाउंट को दूसरी अमाउंट के साथ लिंक किया हुआ है। फिलहाल मैं Ctrl+Z से अंडू कर देता हूँ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में और कौन कौन से हेड ऑफ अकाउंट्स आते हैं देखें, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड, ये सारे हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जो आउटफ्लो हो रहा होता है कंपनी में वो एसेट्स की परचेज की सूरत में हो रहा होता है, और कोई चीज़ हम सेल कर रहे होते हैं, कोई चीज़ हम एसेट सेल कर रहे होते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट के अंगेंस्ट कोई पैसे रिसीव हो रहे होते हैं तो हम इसको कैश इनफ्लोज में ले रहे होते हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में यही हो रहा होता है, कैश आउटफ्लो या कैश इनफ्लो कंपनी के अंदर। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को हम देख लेते हैं, जो हमारे क्वेश्चन सवाल आंसर का थर्ड स्टेप है। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर जो हमारा आउटफ्लो हो रहा होता है कैश का, हम जो डिविडेंड या इंटरेस्ट अदा करे होते हैं, पे करे होते हैं, उसके ज़रिए आउटफ्लो होता है। और जो कैश इनफ्लो हो रहा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, कोई अगर हमने बॉन्ड्स वगैरह सेल किए या स्टॉक वगैरह इशू की है, उस सूरत में इनफ्लो आ रहा होता है हमारे पास कैश का। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट पेड लिखा हुआ आ रहा है 2000 रुपीज़। क्वेश्चन की बैलेंस इनकम स्टेटमेंट में यहाँ पे हमने इंटरेस्ट पे किया है, अदा किया है, एक्सपेंस है हमारा 2000 रुपीज़, तो हम इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ले लेंगे इंटरेस्ट पेड के नाम से और माइनस में लिख देंगे, माइनस में अमाउंट लिख देंगे। वजह ये है जो भी पेमेंट्स हो रही होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, हम उसको माइनस में लिखते हैं, और जो इनफ्लोज हो रहा होता है, कैश इनफ्लोज हो रहा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, हम उसको प्लस करते हैं। इसी तरह से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जो आउटफ्लो हो रहा होगा, हम उसको माइनस में लेंगे, यानी कि कंपनी के पास से पैसा जा रहा है, और जो इनफ्लोज हो रहा होगा हम उसको प्लस में लिखेंगे। उसके बाद डिविडेंड पेड लिखा हुआ आ रहा है, ये हम क्वेश्चन की इनकम स्टेटमेंट में ये अमाउंट गिवन है डिविडेंड पेड, हम इसको लेस कर देंगे हम अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। उसके बाद रिसीव फ्रॉम लॉन्ग टर्म डेट्स 15,000 रुपीज़। डेब्ट्स के उर्दू में मायने होते हैं कर्जे के, और क्वेश्चन की बैलेंस शीट में हमारे पास जो लॉन्ग टर्म डेट्स का जो हेड है वो 2020 में बड़ी है अमाउंट। 2019 में तो नील है, कोई अमाउंट नहीं है। 2020 में हमने कर्जा लिया है, यानी कि कैश रिसीव हुआ है, हम इसको रिसीव फ्रॉम लॉन्ग टर्म डेट्स करके 15,000 रुपीज़ के अमाउंट ले लेंगे। फिर उसके बाद इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक का जो हेड है 2020 में वो इंक्रीज हुई है उसकी अमाउंट, यानी कैश रिसीव हुआ है। और कितने से इंक्रीज हुई है अमाउंट? 6,000 रुपीज़ से। तो हम 6,000 रुपीज़ का जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ले लेंगे अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में। इसके अलावा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में और कौन कौन से हेड्स आते हैं ये देख लें। इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल, यानी जब शेयर कैपिटल जब हम मार्केट में अपने शेयर जो फरोख्त करते हैं, मार्केट में देते हैं, तो कैश आता है हमारे पास। डिबेंचर्स अगर हम लेंगे, ये भी जब भी हम मार्केट में डिबेंचर्स वगैरह देंगे तो हम पैसा आएगा, तो हम इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ले लेंगे, रनिंग फाइनेंस का हिस्सा है हमारे। रिसीव फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन्स, ये सारे हेड ऑफ अकाउंट जो होते हैं वो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लेते हैं। इसके बाद अगर हम इन तमाम अमाउंट्स को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जो है उसको हम सम कर दें, टोटल कर दें, जो कि हमने यहाँ पे किया है, तो इसका हमारे पास टोटल आ जाएगा 16,000 रुपीज़। इसको हम लिखेंगे नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये हमने अपने कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को सॉल्व कर लिया है, यानी कि आंसर का तीसरा हिस्सा हमने हल कर लिया है। उसके बाद डिक्रीज इन कैश एंड इक्विवेलेंट -2,000 रुपीज़। ये देखिए क्वेश्चन की बैलेंस शीट के अंदर अगर हम 2020 की अमाउंट देखें कैश की, तो कम हो रही है। कितने से कम हो रही है? 2,000 रुपये से। तो हम इसको माइनस करके यहाँ पे लिख लेंगे 2,000 रुपीज़। उसके बाद हम उसको ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये जो 5,000 की अमाउंट है, ये क्वेश्चन की बैलेंस शीट के अंदर 2019 की जो कैश एंड इक्विवेलेंट का अमाउंट है 5,000 रुपीज़, वो हमने ली है। और जब अब हम इन दो अमाउंट्स को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड ऑफ द पीरियड 3,000 रुपीज़। और ये 3,000 रुपीज़ की जो अमाउंट है ये हमारी क्वेश्चन की बैलेंस शीट में
जो 2020 की अमाउंट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसके साथ मैच करनी चाहिए, टैली करनी चाहिए। अगर ये टैली नहीं कर रही होगी तो इट्स मीन कि आपने कई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी अपने आंसर के अंदर, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स कर देते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो सही हो जाएगा सब कुछ। ये जो एक्सेल की फ़ाइल है, ये आप मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप बआसानी इसको डाउनलोड करें, इसकी प्रैक्टिस करें, कहाँ कहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट में इम्पैक्ट पड़ा है इसको देखें, समझने की कोशिश करें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। जब कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बहुत आसान लगेगा। शुरू शुरू में मुश्किल लगती है हर चीज़, प्रैक्टिस करेंगे आसान लगेगा, टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। वीडियो का फर्स्ट जो पार्ट है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड स्क्रीन पे भी आ जाएगा। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाके देख लीजिएगा। 2 और वीडियो है, वो आप लाजमी वॉच कीजिएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो टॉपिक है इनडायरेक्ट मेथड के तहत, वो आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।